नमस्कार विद्यार्थियों, उड़ान YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय पादपों में पोषण का अध्ययन करेंगे। आपने पिछली क्लास में अध्ययन किया था कि मनुष्यों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन में कई घटक पाए जाते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और इसके अलावा रफेज यानी खाद्य रेशों की भी हमें आवश्यकता होती है। इन सभी को हम पोषक अर्थात न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब ये पोषक पदार्थ हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं, पढ़ा था पिछली कक्षा में। ये पोषक पदार्थ जो होते हैं सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। साथ ही साथ ये विभिन्न जैव प्रक्रियाओं जैसे कि पाचन, जनन, उत्सर्जन, रक्त परिवहन आदि के कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। साथ ही साथ सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। अब विभिन्न सजीवों की भोजन ग्रहण करने की विधि अलग अलग होती है। तो पोषण विधि के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। तो पहले यहाँ देखें स्वपोषी परिभाषा, स्वपोषणी परिभाषा क्या होगी। तो पहला है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं अर्थात स्वयं बनाते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्वपोषण अर्थात ऑटोट्रोफी कहते हैं। और वे जीव जो स्वपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं क्या कहलाएंगे? वो स्वपोषी अर्थात ऑटोट्रोफ कहलाते हैं, जैसे कि पादप। और हम जानते हैं कि विश्व में केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। और पादप के अतिरिक्त जितने भी अन्य जीव हैं वो सभी भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। तो उन्हें क्या कहेंगे? उनके लिए शब्द आता है विषमपोषी। तो उनके लिए परिभाषा होती है कि जंतु अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी अर्थात हेट्रोट्रोपिकल कहते हैं। तो इस प्रकार देखा हमने कि पोषण की विधि के आधार पर जीव दो प्रकार के हुए, स्वपोषी और विषमपोषी दो प्रकार के होते हैं। अब हम देखा कि पादप जो है स्वपोषी है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जैसे कि अब पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उस विधि को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हमने कहा कि केवल पादप ही है जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो पादप को भोजन निर्माण करने के लिए कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? तो देखिए कच्ची सामग्री है कौन कौन सी। तो कच्ची सामग्री में आता है जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं और विधि को अपन कहते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब ये कच्ची सामग्री जो है पादप अपने परिवेश से कहाँ से प्राप्त करता है? तो देखते हैं कि पहली बात इसमें आती है कि पत्तियां पादप के खाद्य फैक्ट्रियां हैं। खाद्य फैक्ट्री तात्पर्य कि पादप में पत्तियों में ही भोजन का निर्माण होता है। भोजन के अलावा पादप में पत्ती भोजन निर्माण होता है और पत्तियों के अतिरिक्त जैसे तना है, जड़ है, इनमें भोजन निर्माण नहीं होता है। पर कुछ विशेष परिस्थितियों में पादप के अन्य भागों में भी भोजन निर्माण हो सकता है, परंतु मुख्यतः केवल पत्तियों में ही भोजन निर्माण होता है। इसलिए पादप की पत्तियों को हम खाद्य फैक्ट्रियां कहते हैं। अब जैसे कहा कि इसमें जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, खनिज लवण है, पादप में इनकी आपूर्ति कहाँ से होती है? तो हम देखते हैं यहाँ पर कि मृदा में उपस्थित जल और खनिज लवण मूल के द्वारा अर्थात जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जड़ से लेकर तने से पत्तियों तक एक छोटी छोटी नलियां होती हैं, उन नलियों को हम वाहिकाएं कहते हैं। आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे वाहिकाएं, वाहिनिकाएं। एक उत्तक होता है, जाइलम उत्तक, उसी के भाग है जिनके द्वारा जल जड़ से लेकर पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। एक पत्ती पर अनेक सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं और इन्हीं रंध्रों की सहायता से गैसों का आवागमन होता रहता है। इन रंध्रों के बारे में इसी अध्याय में आगे की ओर चित्र की सहायता से अध्ययन करेंगे। और पत्तियों में एक हरा वर्णक उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। जैसा हिंदी में हम कहें पर्णहरित होता है, जिस सहायता से पादप भोजन निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार देखा इसमें हमने कि पादप की जो पत्तियां हैं वो खाद्य फैक्ट्रियां हैं और भोजन निर्माण करने के लिए हरित लवक, सूर्य का प्रकाश,
कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण की आवश्यकता होती है। अब हम आगे देखते हैं कि भोजन निर्माण किस प्रकार से होता है। तो यह देखें कि खाद्य संश्लेषण अर्थात प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए इसे नाम दिया गया है प्रकाश संश्लेषण। अब इस समीकरण देखें यहाँ पर, तो जैसा कि हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश की आवश्यकता होती है और इसमें पनरहित की आवश्यकता होती है। इसकी सहायता से ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और साथ ही उत्पन्न होती है ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। ये जो समीकरण दी गई है ये समीकरण प्रकाश संश्लेषण में होने वाली अभिक्रिया को दर्शाती है। पत्तियों के, अब यहाँ देखिए इसमें कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे भागों जैसे दूसरे हरे भागों में भी भोजन का संश्लेषण होता है। ये हरे भाग हरा तना हो सकता है अथवा कुछ पादप में सिंगाड़ा है उसमें जड़ें जो होती है वे भी हरी होती है और उनमें भोजन का निर्माण होता है। तो अब तक यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से पादप कच्ची सामग्री लेकर भोजन का निर्माण करता है। कच्ची सामग्री में आता है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण, ये मूल की सहायता से अवशोषित किए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों की सहायता से वातावरण से रंध्रों के द्वारा लिया जाता है और सूर्य प्रकाश और पर्णहरित की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। यहाँ पर दिखा रहे कार्बोहाइड्रेट जो होता है पत्तियों, देखिए इसे फ्लो चार्ट की सहायता से हम देख सकते हैं। ये पादप है, पादप की पत्तियां हैं, प्रकाश सूर्य की प्रकाश सहायता से यहाँ पर प्रकाश पत्ती में गिरता है और पत्तियों पर सूक्ष्म रंध्रों की सहायता से हो जाए भोजन का निर्माण, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है और भोजन निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है और ऑक्सीजन गैस मुक्त की जाती है। एक और विशेष बात कि यहाँ पर जो सूर्य की ऊर्जा को है पादप जो होता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित करता है। यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है मंड अथवा स्टार्च के रूप में संग्रहित कर ली जाती है और सभी जीव इसी भोजन का उपयोग करते हैं। यदि हम कल्पना करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न हो तो जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली बात ये, यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो भोजन का निर्माण नहीं हो पाएगा और भोजन का निर्माण नहीं होने से सभी जीवों की मृत्यु हो सकती है। दूसरी बात, प्रकाश संश्लेषण ही एकमात्र ऐसी क्रिया है जिसके दौरान ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है जिसे हम प्राणवायु कहते हैं। अब ये प्राणवायु न होगी तो जीवों की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक जो क्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण है, जिससे भोजन का निर्माण होता है, साथ साथ ऑक्सीजन की उत्पत्ति भी होती है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि पत्तियों में ही भोजन का निर्माण होता है तो कार्बन का निर्माण होता है, तो उसके लिए एक परीक्षण आता है पत्ती में मंड परीक्षण यानी आयोडीन टेस्ट होता है। इसके लिए क्या करेंगे कि हम किसी पादप की पत्ती को लेते हैं और उसके हम मंड परीक्षण करते हैं। तो क्या करेंगे, ये पादप की पत्ती है, इसका हरा वाला भाग है, इस हरे वाले भाग को पृथक करते हैं और वहां पर आयोडीन टेस्ट हमने छठी क्लास में भी किया था। उसके लिए क्या करते हैं कि 10 ml जल में 2 बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला देते हैं तो आयोडीन विलयन तैयार हो जाता है और पत्ती को थोड़ा सा इस पर आयोडीन विलयन डाला जाता है तो वह भाग नीला अथवा थोड़ा सा काला पड़ जाता है। नीला अथवा काला पड़ना यह कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दर्शाता है। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि पादप के पत्ती वाले भाग में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और वहां पर भोजन का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने कहा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पत्तियों के द्वारा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है। तो रंध्र की संरचना का एक बार देखें हम यहाँ पर, तो ये पत्ती के काट का चित्र है। इस पत्ती के काट में ये हरित दिखाई दे रहे हैं, ये विद्युतक है, हरित विद्युतक होते हैं और इनमें यहाँ पर ये छिद्र आपको दिखाई दे रहा है, ये जो होते हैं रंध्र कहलाते हैं। रंध्र की संरचना देखें हम यहाँ पर, तो यहाँ बीच में ये संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये रंध्र है। रंध्र के चारों ये जो कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है इनको हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं, जो कि रंध्र को घेरी हुई होती है। बड़ी क्लासों में 11वीं-12वीं क्लासों में रंध्र किस प्रकार खुलता है, किस प्रकार बंद होता है, इसकी कई परिकल्पनाएं, कई सिद्धांत दिए हुए, उनका अध्ययन आगे आप करेंगे। हम यहाँ केवल ये देखना चाह रहे हैं कि पत्ती में सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं और सूक्ष्म रंध्र जो होते हैं खुलने और बंद होने से इसमें गैसों का आवागमन होता है। तो ये रही रंध्र की संरचना। आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है इसमें, जैसे हमने कहा कि कुछ पत्तियां हरी होती है, उन्हीं में भोजन का निर्माण होता है। परंतु कभी आपने देखा होगा कि कुछ पादप की पत्तियां ऐसी भी होती हैं जो हरी होकर रंग बिरंगी होती है। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ ये पत्ती पीले रंग की, यहाँ पर ये थोड़ी सी बैंगनी सी हो रही है और यहाँ पर ये चितकबरी पत्तियां आपको दिखाई दे रही है। तो क्या इन पत्तियों में भी भोजन निर्माण होता है?
बिल्कुल ठीक, इन पत्तियों भोजन निर्माण होता है। इनमें अन्य रंग के वर्णक जैसे लाल, भूरा ये वर्णक पाए जाते हैं जो हरित लवक को या हरे रंग के वर्णक को थोड़ा सा आच्छादित कर लेते हैं, ढक लेते हैं। इस कारण से हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु इनमें भी हरित लवक या पर्णहरित उपस्थित होता है जिनकी सहायता से भोजन का निर्माण हो सकता है। साथ साथ देखें कि रेगिस्तान में भी नागफनी है, कैक्टस ऐसे पादप पाए जाते हैं। ये पादप अपने अनुकूलन के लिए पत्तियों को त्याग देते हैं। इन पत्तियों के स्थान पर कांटे पाए जाते हैं, परंतु इनका तना जो होता है वो पूरा हरा होता है। तो ऐसे पादपों में तना ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कर सकता है। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था सिंघाड़ा, सिंघाड़े में कुछ पादों की पत्तियां, जड़ें जो होती है वो भी हरी होती है और वो भी भोजन निर्माण कर सकती है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बात आती है यहाँ पर कि जैसे हमने कहा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, यानी मंड अथवा स्टार्च का निर्माण होता है। तो हमने पढ़ा कि भोजन घटक में कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन भी है, वसा भी है। तो इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, तो हम यहाँ जानकारी करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो होता है, कार्बोहाइड्रेट 3 मुख्य तत्वों कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। कार्बन हमें कार्बन डाइऑक्साइड से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें जल से प्राप्त हो जाती है। परंतु प्रोटीन जैसे पदार्थ निर्माण करने के लिए हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि प्रोटीन घटक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। तो ये नाइट्रोजन भी कहाँ से प्राप्त होगा, नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है, पर कोई भी जीव इनका सीधे सीधा उपयोग नहीं कर पाता है। तो पहले देखिए यहाँ पर कि पादप कार्बन के अतिरिक्त प्रोटीन वसा का संश्लेषण भी कर सकता है, और प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है, अर्थात इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो ये नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करते हैं, इसके विभिन्न तरीके। तो पहला तरीका यह है कि मिट्टी में उपस्थित विशेष जीवाणु जैसे राइजोबियम गैसीय नाइट्रोजन को उसके उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, और पादप उन यौगिकों को जल और खनिज लवण के साथ अवशोषित कर लेते हैं, जिससे इसको नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। दूसरी बात जो आती है, किसान खेतों में नाइट्रोजनी पदार्थ युक्त उर्वरक और खाद डालता है, जिससे कि पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है और पौधे उसका उपयोग कर पाते हैं। इसकी सहायता से वे प्रोटीन का निर्माण कर पाते हैं। इस प्रकार ने देखा कि पादप कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ नाइट्रोजन का निर्माण भी आसानी से कर लेता है। आगे क्यों बढ़ते हैं, आगे इसमें आता है, जैसे हमने यहाँ देखा यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का उपयोग तो निर्माण तो किया ही। अब आगे क्यों बढ़े, तो आगे हम देखें यहाँ पर टॉपिक में पादप पोषण की अन्य विधियाँ। अब जैसा कि हमने देखा कि केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो स्वयं भोजन निर्माण कर सकते हैं, परंतु कुछ पादप ऐसे भी हैं जो अपने भोजन के लिए कुछ अन्य जीवों पर आश्रित हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि कुछ पादप अपने पोषण के लिए विषम पोषी प्रणाली का उपयोग भी करते हैं, जैसे कि अमरबेल। विषम पोषी प्रणाली हम देख चुके हैं कि विषम पोषी प्रणाली क्या है, कि वह प्रणाली जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित होता है, उसे विषम पोषी प्रणाली कहते हैं। अमरबेल के लिए कहें पर यहाँ पर तो चित्र में देख पा रहे हैं कि इस पादप को आपको पीली पीली संरचना, रस्सी जैसी संरचना दिखती है। ये रस्सी जैसी संरचना को हम अमरबेल कहते हैं। अमरबेल क्या होता है कि अमरबेल में हरित लवक का अभाव होता है। हरित लवक का अभाव होने से वह भोजन के लिए अन्य जीव पादपों पर निर्भर होता है। ये पादप अपने चूसकांगों की सहायता से क्या करता है कि पादप के जो कोमल उत्तक होते हैं उस पर धंस जाता है और पादप से सीधे ही बना बनाया भोजन संग्रहित करता रहता है। इस अमरबेल को हम परजीवी कहते हैं, और जिस पादप के आश्रित होते हैं उसे हम परपोषी कहा जाता है। तो यहाँ देखें कि अमरबेल जैसे पादप पर जिस पादप आश्रित होते हैं वह पादप परपोषी अर्थात हेट्रोट्रोप कहलाते हैं, तथा ये स्वयं परजीवी यानी पैरासाइट कहलाते हैं। तो जिस पादप आश्रित हैं वो पादप तो क्या हो गए, परपोषी, और अमरबेल जैसे पादप क्या कहलाते हैं, परजीवी पादप कहलाते हैं। कुछ पादप ऐसे जो अपनी भोजन की आपूर्ति करने के लिए कीटों पर आश्रित होते हैं, तो कीटों का भक्षण करने वाले पादप कीट भक्षी पादप कहलाते। उदाहरण हमारे सामने वेनस फ्लाईट्रेप, संड्यू और घटपर्णी पादप। इसमें हम चित्र देख पा रहे हैं यहाँ पर घटपर्णी पादप। नाम घटपर्णी अर्थात इसकी पत्तियां जो होती है घड़े के समान संरचना में परिवर्तित हो जाती है। इसके आंतरिक संरचना में लसलसे पदार्थ पाए जाते हैं। जब भी कोई कीट वगैरह बैठता है तो फिसल कर इस घट के अंदर चला जाता है और ऊपर से ये ढक्कन लग जाता है, जिसके कारण से जीव बाहर नहीं निकल पाता, और वो जीव जो होता है उस जीव का वहाँ पर पाचन कर लिया जाता है और कीट अपनी उसके भोजन की आपूर्ति कर लेता है।
इसी प्रकार देख पा रहे हैं ये दूसरा एक और पादप है। ये पादप जो है वीनस फ्लाईट्रेप है। ये पादप जो होता है आप देख पा रहे हैं कीट का भक्षण कर लेता है। जैसे कीट इस पर बैठता है ये धीरे धीरे बंद हो जाता है और कीट इसके अंदर कैद हो जाता है और पादप उसका भक्षण कर लेते हैं। अब बात यहाँ आती है कि पादप ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये कीटभक्षी पादप जिस स्थान पर उगते हैं वहां पर नाइट्रोजन की कुछ कमी होती है, तो उस नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए ये पादप कीटों का भक्षण करते हैं। अब यहाँ देखें कि कीटभक्षी पादप हुए, विषमपोषी प्रणाली हुई। हम आगे क्यों बढ़े कि पादप और अन्य क्या क्या क्रिया करते हैं, तो आगे बढ़े हम देखें कि वृत्तजीवी पादप सेप्रोट्रॉप्स। अब कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अथवा मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों को हम मृतजीवी या सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो परिभाषा क्या रहेगी इसकी कि वह पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी पोषण या सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऐसे जीव कौन कौन से, इनमें आता है कवक जिन्हें फंजाई वगैरह कहते हैं, मशरूम वगैरह होते हैं। तो ये जीव किस प्रकार से करेंगे, तो कवक वगैरह जो होते हैं जैसे चित्र में देख पा रहे हैं ब्रेड है, इस ब्रेड पर फंगस यानी काई लगी हुई है। तो ये जीव क्या करते हैं अपने पाचक रस इस खाद्य पदार्थों पर मृत जीवों पर डालते हैं, जैसे पाचन उनका खाद्य पदार्थों पाचन हो जाता है और विलेय रूप में आ जाते हैं, फिर उसका अवशोषण कर लिया जाता है। इसी प्रकार देख पा रहे हैं मशरूम है, मशरूम भी केवल सड़े गले स्थानों पर उगती है। तो ये सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। तो परिभाषा जाएगी कि मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी या सेप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। उदाहरण में आता है कवक और मशरूम। तो इस प्रकार देखा हमने कि पादप अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो अपने भोजन बनाने के साथ साथ कीटों का भक्षण भी करते हैं, और कुछ पादप ऐसे होते हैं या कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मृत जीवों का भक्षण करके या मृतजीवी पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी कहते हैं। अब एक चीज और आती है यहाँ पर सहजीवी संबंध प्रणाली। सहजीवी से तात्पर्य हो रहा है कि ऐसा संबंध जिसपे दोनों पक्षों को फायदा हो, यानी कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, उन्हें हम सहजीवी प्रणाली या सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। उदाहरण देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइकेन। लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। यहाँ देख पा रहे हैं ये जो आप संरचना देख पा रहे हैं ये संरचना लाइकेन होती है। ये लाइकेन जो होती है शैवाल के साथ पाई जाती है। अब इसमें शैवाल जो होता है बना बनाया भोजन, क्योंकि शैवाल में हरित लवक या पर्णहरित पाया जाता है जिससे भोजन का निर्माण होता है, और वो बना बनाया भोजन कवक को उपलब्ध कराता है। बदले में कवक खनिज और लवण का अवशोषण करके शैवाल को उपलब्ध कराती है। इस प्रकार से शैवाल और कवक दोनों की आपूर्ति हो जाती है, दोनों पक्षों को फायदा होता है, इसलिए ऐसे संबंध को हम सहजीवी संबंध कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आती बात इसमें कि हम देख रहे हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो पादप लगातार मृदा से कुछ न कुछ पोषक तत्व उपलब्ध खींचता रहता है, अवशोषित करता रहता है। तो मृदा में पोषक तत्वों की कमी भी जाती है। तो इन पोषक तत्वों की पुनः आपूर्ति कैसे होती है, इसके विभिन्न तरीके। तो पहले तरीके की बात करें तो किसानों के द्वारा खेतों में खाद अथवा उर्वरक मिलाई जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी किसान खेत बुआई वगैरह करता है तो खाद उर्वरक देता है। इन खाद उर्वरक की सहायता से पौधों में वापस उनकी पुनः आपूर्ति हो जाती है पोषक तत्वों की। और दूसरा जो होता है जीवाणु जैसे राइजोबियम का भी इसमें योगदान होता है। हमने देखा कि जीवाणु राइजोबियम जो होता है वायुमंडल की नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में परिवर्तित कर देता है जो पादप को उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार से पादप मृदा के अंदर पूरे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है और लगातार पोषक तत्व पूर्ति होने से ये क्रिया लगातार चलती रहती है। तो इस प्रकार हमारा ये अध्याय था पादपों में पोषण। अब तक हमने क्या पढ़ा, प्रश्नों के माध्यम से देख लेते क्या क्या रहेगा। तो पहला प्रश्न देखते इसमें हम कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो पहले स्लाइड देखा था हमने कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है कि विभिन्न जैव प्रक्रमों को करने के लिए, जैसे पाचन, जनन, उत्सर्जन, इनके लिए शारीरिक वृद्धि, संरचना और क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत के लिए जीवों की खाद्य की आवश्यकता होती है। नंबर 2 प्रश्न आता है परजीवी और मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या रहेगा अंतर? परजीवी यानी वे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में आता है इसमें अमरबेल। और मृतजीवी वे जीव जो अपना भोजन जो होता है
मृत जीवों से या यूं कहें कि सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें मृत जीवी कहते हैं। इसमें आता है कवक और मशरूम। तीसरा प्रश्न, इस पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बताएंगे आप, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक, स्वपोषी उन्हें कहा जाता है। अगला आता है, पादपों द्वारा संश्लेषण खाद्य का भंडारण के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? ठीक है, बिल्कुल मंड के रूप में, मंड और इंग्लिश में इसे कहते हैं स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। तीसरा प्रश्न आता है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे कहते हैं? बिल्कुल ठीक, क्लोरोफिल। क्या कहेंगे उसे? क्लोरोफिल, या उसे पर्णहरित कहा जाता है। रिक्त स्थान का अंतिम सवाल लेते हैं। यहां पर प्रकाश संश्लेषण पादप वायुमंडल से लेते हैं तथा का उत्पादन करते हैं। तो क्या लेते हैं? वे लेते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और उत्पादन करते हैं O2 का, और साथ में मंड और स्टार्च का उत्पादन भी करते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला तीसरा प्रश्न है इसमें अपना कि आप पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? जैसे हम देखा था कि मंड का परीक्षण कैसे करते हैं कि हमें पादों की पत्ती लेते हैं और उसके हरे वाले भाग पर यदि हम आयोडीन विलयन डालते हैं तो काला या तो नीला हो जाता है। काला तो नीला होना ये मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। इस पर परीक्षण कर सकते हैं। आगे वो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न तत्व संबंध पारिभाषिक शब्द बताइए। पीत यानी पीला, दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। कौन सा पादप है वो? बिल्कुल सही, अमरबेल। वो पादप है अमरबेल। अगला प्रश्न, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, यानी वो अपना भोजन स्वयं निर्माण कर सकते हैं और अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर भी आश्रित होते हैं। ये पादप कौन से थे? बिल्कुल सही, कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादप जो होते हैं अपना भोजन स्वयं भी बना सकते हैं, परंतु नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कीटभक्षी पादप। अगला प्रश्न, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं वायु रंध्र कहलाते हैं। इन वायु रंध्रों की सहायता से गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न है, सही का चिन्ह लगाएं। अब ऐसा दें, अमरबेल उदाहरण है। अभी देखा प्रश्न आया था अमरबेल संबंधित। अमरबेल उदाहरण है स्वपोषी का, नहीं, परजीवी का, मृतजीवी का या परपोषी का। तो यहां देखिए चार ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा होगा? बिल्कुल ठीक, परजीवी। अमरबेल किसका उदाहरण है? परजीवी का। अगला प्रश्न है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। पहला अमरबेल, दूसरा गुड़हल, तीसरा घटपर्णी और तीसरा गुलाब। तो क्या उत्तर होगा इसका? बिल्कुल ठीक, घटपर्णी या पिचर पादप। अगला प्रश्न लेते हैं। कॉलम में मिलान करना है। तो कॉलम इसमें है कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से करना है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का मिलान किससे करेंगे? बिल्कुल ठीक है, क्लोरोफिल ये पाया जाता है पत्ती में, तो क्लोरोफिल का मिलान करेंगे हम पत्ती से। अगला आता है नाइट्रोजन। बिल्कुल ठीक, नाइट्रोजन मिलान करेंगे हम जीवाणु से, क्योंकि राइजोम नाम का जीवाणु जो होता है वो वायुमंडल के नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में परिवर्तित कर देता है। अगला है अमरबेल। अमरबेल का मिलान किससे करेंगे? बिल्कुल ठीक, अमरबेल एक परजीवी है। ये परजीवी होता है जो कि दूसरे पादपों से अपना भोजन प्राप्त करता है। अगला है जंतु। जंतु क्या होंगे? जंतु होंगे परपोषित होंगे, क्योंकि अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। अगला कीटभक्षी, और कीटभक्षी बचा क्या अपने पास? घटपर्णी। यानी घटपर्णी जो पादप है वो कीटभक्षी के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। निम्न तत्वों में सत्य और असत्य तत्वों का चयन करना है। तो पहला अपना कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। बिल्कुल ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती है, मुक्त होती है ऑक्सीजन, अर्थात ये वाक्य आपका क्या है? गलत है। दूसरा, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं या स्वपोषी कहलाते हैं? स्वपोषी। तो ये वाक्य भी क्या होगा आपका? गलत, क्योंकि मृतजीवी जो होते हैं वो अपना भोजन
मृत पदार्थों से या सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। अगला, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण उत्पाद जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये वाक्य भी आपका गलत हो जाएगा। अंतिम में, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो बिल्कुल ठीक है कि जो सौर ऊर्जा होती है वही सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या होती है? संग्रहित होती है। इस तरह हमारा पहला अध्याय पांचवों में पोषण, इस अध्याय समाप्त होता है। आज का ध्येय वाक्य लेते हैं हम। आज का ध्येय वाक्य है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। यानी आज जो आप करते हैं उसी का आपका आने वाला भविष्य का परिणाम उसी पर निर्भर करता है। इसलिए वर्तमान के एक एक क्षण का उपयोग करिए और अपनी सफलता को निश्चित करिए। धन्यवाद।